Hello everybody, welcome back to my channel Education Panacea. My name is भानु प्रताप. So guys, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी उसमें मैंने आपके साथ एडवाइजरी बोर्ड के प्रोविजन डिस्कस किए थे और मैंने जो अथॉरिटी के पास मैटर डील किया जाता है, अथॉरिटी क्या होती है, अपील कैसे किए जाते हैं, तो कोड ऑन वेजेस का वो वाला एरिया मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरी कोड ऑन वेजेस पे पहले 5 पार्ट नहीं देखे, आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप मेरे चैनल एजुकेशन पैनासिया के लेबर लॉ प्लेलिस्ट में जाएं और वो कंटेंट देखें. उसके अलावा आप मिनिमम वेजेस एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इन पे भी मैंने और बोनस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेबर लॉ के प्लेलिस्ट में ही है. आप वो भी देखिए जिससे आपको इस वाले कानून का कॉन्टेक्स्ट ज्यादा बेहतर क्लियर होगा और आपको ज्यादा बेटर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाएंगे कि दोनों कानूनों में क्या फर्क है. दूसरी चीज गाइस, आप डिस्क्रिप्शन जब भी मेरा वीडियो देखें तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, क्योंकि आपको जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लेबर लॉ की, कंपनी लॉ की, कंपटीशन लॉ की, एविडेंस की, पॉलिटी की अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट के लिंक डाल दी है. तो आपको अब अलग से सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से लिंक से क्लिक करके आप मेरे चैनल्स के जो प्लेलिस्ट है डिफरेंट, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. उसके अलावा गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए. मैंने पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे, एजुकेशन पैनासिया के नाम से इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है. आप हमें पोस्ट करिए, वहां पे आप हमें फॉलो करिए और आपको नई नई पोस्ट मिलती रहेगी. तो आज लास्ट क्लास जो मैंने आपके साथ करी थी, जिसमें मैंने सेक्शन 51 तक कराया था, जिसमें मैंने इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का प्रोविजन कराया था. तो आज हम सेक्शन 52 ऑफ कोड एंड वेजेस से शुरू कर रहे हैं और दिस इज द फाइनल पार्ट. ये पार्ट नंबर 6 है, जिसके बाद आपका ये कानून खत्म हो जाएगा. सेक्शन 52 क्या बात करता है? सेक्शन 52 कहता है कि कोर्ट कॉग्निजेंस कब लेगी, किस किस के कहने पे कॉग्निजेंस लेगी. पहला, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी अगर अथॉरिटी कंप्लेंट करे. मैंने लास्ट वीडियो में आपको अथॉरिटी एक्सप्लेन किया था कि सरकार अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये कोई लेबर कमीशन हो सकता है, ठीक है. अथॉरिटी अगर कंप्लेंट करे या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर कंप्लेंट करे या फिर ट्रेड यूनियन कंप्लेंट करे, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कंप्लेंट करे, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कंप्लेंट करे या फिर कोई एम्प्लॉय कंप्लेंट करे. इसका मतलब अगर मान लीजिए आपका कोई डिस्प्यूट है मिनिमम वेजेस से, बोनस के रिगार्डिंग या इक्वल रेम्युनरेशन के रिगार्डिंग और पेमेंट ऑफ वेजेस से, इस कानून के अंदर ये 4 डिफरेंट प्रोविजन डिस्कस होते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले, तो सेक्शन 52 क्लियरली कहता है कि कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेगी जब कंप्लेंट इनके द्वारा आई हो. इसके अलावा अगर किसी की कंप्लेंट आती है तो कोर्ट आपका मैटर एंटरटेन नहीं करेगी, कोर्ट इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी. बस सेक्शन 52 में इतना ही. आज आपका बहुत ज्यादा जो टेक्निकल प्रोविजन है वो सारे नहीं है. दूसरी चीज जो 52 कहता है कि देखिए, कोई भी मैटर कोर्ट टेकअप करेगी वो मिनिमम, ध्यान रखना, मिनिमम आई एम सेइंग, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएगा अगर आप जैसे दिल्ली में है आपका मैटर, या फिर आपका मुंबई में मैटर है, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं वहां पे एमएम होते हैं, नहीं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाएगा. ध्यान रखना, एमएम हमेशा फर्स्ट क्लास होता है, एमएम में कोई सेकंड क्लास नहीं होता. मगर जेएम में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसे अदर रीजन्स में, जैसे उत्तर प्रदेश में, बंगाल के अंदर, आपका बिहार के अंदर, असम के अंदर, यहाँ पे एमएम की पोस्ट नहीं होती, यहाँ पे जेएम की पोस्ट होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये मैटर टेकअप नहीं करेगा, ध्यान रखना. तो इन मैटर्स को ट्राई करने का जो ट्राई मतलब ट्रायल का जो पावर है वो या तो जेएम 1 या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा. अब चलते हैं सेक्शन 53 की तरफ. सेक्शन 53 कहता है कि ये जो अभी मैंने आपको 52 के अंदर मैटर बताए हैं कि मान लीजिए अथॉरिटी कंप्लेंट करती है तो उसका जो ट्रायल होगा तो वो मैटर हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट करेगी. ध्यान रखना, और वो ऑफिसर मिनिमम अंडर सेक्रेटरी की रैंक का होना चाहिए. मिनिमम अंडर सेक्रेटरी की रैंक का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हो या तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब उस किसी पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हो. तो इसका मतलब जो ऑफिसर आपका ये मैटर टेकअप करेगा, कोर्ट में जाके मैटर लड़ेगा, जो कंप्लेंट अथॉरिटी की तरफ से हुई है, वो मिनिमम अंडर सेक्रेटरी की रैंक का होना चाहिए. अलग अलग पोस्ट बनी होती है सरकार के पदों में, अंडर सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है. तो ये अंडर सेक्रेटरी की रैंक का मिनिमम बंदा होना चाहिए. दूसरी चीज इसी 53 के अंदर है हम अभी, कि जब इंक्वायरी चल रही है तो जो ऑफिसर इंक्वायरी करेगा उसके पास समन करने का पावर है,
उसके पास किसी की अटेंडेंस को, कि किसी को बुलाने का, उस इंक्वायरी के रिगार्डिंग किसी की अटेंडेंस को इन्फोर्स कराने का पावर है, उसके पास किसी डॉक्यूमेंट को मंगवाने का पावर है, अगर उसे लगता है कि वो इंक्वायरी के दौरान इंपॉर्टेंट है। ये है आपका सेक्शन 53। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 54 की तरफ। सेक्शन 54 फाइन की अमाउंट पे बात करता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 54 इंपॉर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं, जो लोग ईपीएफओ के पेपर में बैठेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 54 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट सेक्शन 54 का कहता है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लेस देन व्हाट इज ड्यू पे करता है, इसका मतलब मिनिमम वेजेस मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की बनती है 15,000 और उसको 15,000 ना देके 8,000 चिपकाता है, जो उस एम्प्लॉय का अधिकार है 15,000 लेने का, उसको नहीं 8,000 देता है, तो उस केस में जो फाइन की अमाउंट है वो है 50,000 रुपए तक। ध्यान रखना, नॉट 50,000, 50,000 तक कि सरकार आप पे फाइन जो लगाएगी वो 50,000 तक का फाइन लगा सकती है। इसी के कंटेक्स्ट में दूसरा पार्ट कि अगर ये ऑफेंस जो है एम्प्लॉयर रिपीट कर देता है, एक बार ये गलती कर चुका है, दोबारा ये रिपीट कर देता है 5 साल के अंदर, विद इन 5 ईयर्स, ये आप लोग प्लीज जो लिमिट है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये लिमिट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये ऑफेंस को रिपीट कर देता है 5 साल के अंदर, तो उस केस में इसको 3 महीने तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या फिर बोथ। ध्यान रखना, अगर पहली बार गलती कर रहा है, मान लीजिए 2015 में इसने गलती करी थी कि अपने एम्प्लॉय को नहीं दिया था, 2015 नहीं 2020 कर देते हैं, क्योंकि 2015 में तो ये कानूनी नहीं था, 2020 में गलती करी, तो उस टाइम पे बेचारे का 50,000 तक का फाइन लग गया। उसके बाद दोबारा इसने 5 साल के अंदर ये गलती रिपीट कर दी, मान लीजिए 2014-24 में इसने दोबारा से ये गलती कर दी, तो 3 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का इस पे फाइन लग जाएगा। अगला प्रोविजन, अगर मान लीजिए इस कानून के अंदर वो किसी भी दिए हुए रूल का कंट्रावेंशन करता है, कंट्रावेंशन मतलब वॉयलेशन करता है, उल्लंघन करता है उस चीज का, उसको तोड़ता है उस नियम को, तो उस केस में उसका फाइन का अमाउंट है अप टू 20,000, अप टू 20,000। सेम रूल अगर विद इन 5 ईयर्स में रिपीट करता है, विद इन 5 ईयर्स में उसको रिपीट करता है, सेम गलती दोबारा करता है, तो ये जो फाइन हो जाएगा ये आपका बढ़ के अप टू 40,000 हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूं, ये फाइन हो जाएगा अप टू 40,000। अप टू 40,000 कब होगा? जब वो रिपीट करेगा 5 साल के अंदर, या फिर अप टू 1 मंथ की जेल, या फिर बोथ। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए अगला पॉइंट कहता है कि अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है एम्प्लॉयर ने, मान लीजिए वेजेस का रजिस्टर मेंटेन नहीं है, फाइन चार्ज किया था उसका रजिस्टर मेंटेन नहीं है, तो उस केस में फाइन थोड़ा कम है, उस केस में फाइन सिर्फ 10,000 तक ही है, अप टू 10,000 ही है। ये चीज ध्यान रखना, अगर रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन नहीं करता तो उस केस में जो फाइन है वो अप टू 10,000 ही है। दूसरी चीज यहां पे कहा जा रहा है सेक्शन 54 में कि इंस्पेक्टर जो है आपका, जब प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट करेगा, प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट करेगा मतलब केस शुरू करेगा, तो उस केस में वो एम्प्लॉयर को एक बार टाइम भी देगा कि चलो कोई नहीं, नहीं किया तो कर लो, रूल को कंप्लाई कर लो, फॉलो कर लो, एक बार मौका देगा। और अगर एम्प्लॉय ने कंप्लाई कर दिया तो उस केस में उसका मामला सेटल हो जाएगा, उस पर फाइन चार्ज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर नहीं कंप्लाई किया तो उस केस में तो भैया आप गए। तो ये चीज ध्यान रखना, सेक्शन 54 के अंदर है। अब चलते हैं सेक्शन 55 की तरफ। सेक्शन 54 उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है। सेक्शन 55, सेक्शन 55 ज्यादा कुछ नहीं कहता, ये कहता है कि अगर ऑफेंस करने वाली कोई कंपनी है, अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी के नाम पे बिजनेस चलता है, तो उस केस में जो भी इंचार्ज है कंपनी का उस टाइम पे, जिस टाइम पे ऑफेंस हुआ है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉइंट नंबर 1।
जो भी इंचार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मगर अगर वो इंचार्ज ये प्रूव कर दे कोर्ट में कि वो गलती, वो वायलेशन ऑफ रूल उसकी नॉलेज के बगैर हुआ है, तो वो बच सकता है। मतलब कि उस इंचार्ज के पास बचने का इकलौता यही उपाय है कि वो कोर्ट में प्रूव कर दे कि उसने तो सारी ड्यू डिलीजेंस का, उसने सारे रूल्स को फॉलो किया था, पता नहीं कैसे स्किप हो गया, और जो स्किप हुआ वो उसकी नॉलेज में नहीं था। दूसरी चीज, मान लीजिए कि अगर इस कोड के अंदर कोई ऑफेंस कंपनी ने किया है और पता चलता है कि वो जो ऑफेंस है किसी इंप्लॉय की, किसी डायरेक्टर की, किसी मैनेजर की, कंपनी में मैनेजर डायरेक्टर के लेवल की पोस्ट होती है, वो वाला मैनेजर नहीं जो आप लोग कंपनी में, जो आपने जनरल लाइफ में सुना होगा, किसी सेक्रेटरी की कंसेंट से हुई है वो गलती, तो उस केस में जो ट्रायल चलेगा वो इन लोगों के खिलाफ, इस डायरेक्टर के खिलाफ, इस मैनेजर के खिलाफ, इस सेक्रेटरी के खिलाफ ही चलेगा, सिर्फ कंपनी के इंचार्ज के खिलाफ नहीं चलेगा, ध्यान रखना। दूसरी चीज, यहाँ पे कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है और उसमें पार्टनरशिप फर्म भी आती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी आती है, या दूसरे किस्म का जो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल होता है वो भी आता है। और अगर पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग में बात करें तो डायरेक्टर वर्ड की जगह आप पार्टनर रिप्लेस कर देना, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, डायरेक्टर नहीं होते। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 56 की तरफ। सेक्शन 56 कहता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में। जिन लोगों को हल्का फुल्का आइडिया होगा इस टर्म के बारे में, वो लोग जानते होंगे कि सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 320, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 320 में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का आपका प्रोविजन है। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी को मुक्का मार दिया, उसके बाद वो चाहता है कि ठीक है, वो मेरे को माफ कर देना चाहता है, ऑफेंस को कंपाउंड खत्म कर देना चाहता है, तो उस केस में, सीआरपीसी की बात कर रहा हूं मैं, तो उस केस में जिसको मैंने मारा है वो बंदा ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है। मान लीजिए मैंने किसी का सामान चुरा लिया, तो जिसका सामान मैंने चुराया है वो ऑफेंस को मतलब कंपाउंड कर सकता है। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसी गंदी गालियां दी है जिससे उसका रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हुआ है, तो जिसका रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हुआ है वो ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है। और ऑफेंस जब कंपाउंड हो जाता है तो उस केस में जो एक्यूज होता है वो एक्विट हो जाता है, ध्यान रखना। तो सवाल आता है कि क्या सेम सीआरपीसी जैसा प्रोविजन ही इसमें डाला गया है? देखिए, कंपाउंडिंग का पर्पस ये होता है कि सरकार भी नहीं चाहती कि जेल को भरा जाए, सरकार भी नहीं चाहती कि ऑफेंडर जेल में जाए। सरकार चाहती है कि चलिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, किसी ने गलती करी है, तो ठीक है, एक बार माफ करा जा सकता है उसको। तो उस केस में उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वो जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले उसे अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं कंपाउंड करना चाहता हूं। कंपाउंड मतलब सेटल करना चाहता हूं, एक ही बार में खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि लंबा ट्रायल होगा तो पैसे सबके जाएंगे। तो उस केस में सरकार कहेगी ठीक है, आप 50% ऑफ फाइन दे दीजिए और खत्म करिए। 50% ऑफ मैक्सिमम फाइन देके खत्म करा सकते हैं। कितना? 50% ऑफ मैक्सिमम फाइन 56 में लिखा हुआ है। ये वाला जो प्रोविजन है, प्लीज आप लोग कॉपी में मार्क करिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन इसी 56 के रिगार्डिंग, क्या ये सेकेंड टाइम ऑफेंडर के लिए है? मान लीजिए जिसने 5 साल के अंदर ये क्राइम दोबारा कर रखा है और अब वो कंपाउंड करने के लिए आ रहा है, नहीं, ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को सुविधा मिली है इस वाले सेक्शन में, ध्यान रखना। सेकेंड टाइम आपने 5 साल के अंदर ही वो गलती कर दी और आप सिमिलर ऑफेंस करा हुआ है पहले जिसको कंपाउंड कराया था, और आप आ रहे हो कि दोबारा से इसको कंपाउंड करा ले, तो ये चालाकी नहीं चल सकती, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, अब एक बार ऑफेंस कंपाउंड हो गया तो उसके बाद वो जो पर्सन है, जो एक्यूज है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। वहां पे एक्यूट वर्ड का, सीआरपीसी में एक्विट है वर्ड का इस्तेमाल है, लेकिन यहां पे एक्विट वर्ड का इस्तेमाल नहीं है, डिस्चार्ज वर्ड का इस्तेमाल है। तो आपका ये हुआ सेक्शन 56, और इसका जो आखिरी पॉइंट है वो कहता है कि सेक्शन 56 के अलावा इस पूरे कानून में कंपाउंडिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, कंपाउंडिंग की कोई भी सिस्टम नहीं बनाया गया। दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि कंपाउंडिंग के अंदर अगर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है और आप उसे कंप्लाई नहीं करते, वो बंदा उसे कंप्लाई करने 50% देने से मना कर देता है या किसी भी रीजन से उसको कंप्लाई नहीं करता, तो जितना मैक्सिमम फाइन है वो तो लिया ही जाएगा आपसे, प्लस 20% ऑफ मैक्सिमम फाइन एडिशनल ले लिया जाएगा।
ज्यादा होशियार बन रहे थे ना। लीजिए, तो ये हुआ 100% और ये हुआ 20%, मतलब पहले तो 50% में कंपाउंड करके सेटल कर देते, नहीं माने ना आप, अब 120% पैसा दीजिए। बात समझ में आई? तो एक कंपाउंड में अगर आप कंप्लाई नहीं करते तो आपको 20% एडिशनल देना पड़ता है मैक्सिमम फाइन के अलावा। अब आपका जो मेन सेक्शन का एरिया था वो सब खत्म हो गया। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो जल्दी खत्म कर दूंगा। मिसलेनियस पोर्शन है, चैप्टर, लास्ट चैप्टर है इस पूरे कानून का, और इसमें छोटी छोटी चीजें हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 56 कहता है ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बार करता है, मतलब कोर्ट ये मैटर्स नहीं ले सकती, जुरिस्डिक्शन को बार करता है। किन किन केस में? उन क्लेम्स के केस में जो सेक्शन 45 के अंदर आते हैं। सेक्शन 45 देखना है तो मेरी वीडियो नंबर 5 देखिए, उसमें लिखा हुआ है। उन केस के अंदर जो इस कोर्ट के मतलब इस वाले कानून के डायरेक्शन के अंदर आती है, इस वाले कानून में डील होगा। उन केस के अंदर जिनको इस वाले कोड के अंदर एडजस्ट किया गया है, उन केस के अंदर जिनको इस उन पैसों के रिगार्डिंग जिनको इस वाले कोड में भी रिकवर करने का प्रोविजन है, तो इन सारे मैटर्स के रिगार्डिंग अगर आप कोर्ट जाएंगे, जो मैंने यहाँ सामने आपके लिखा है, तो कोर्ट बोलेगा सर वी डू नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई दिस मैटर, प्लीज गो टू द लेबर अथॉरिटी, प्लीज गो टू द अपीलेट अथॉरिटी, जो आपके कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर है, हमारे पास जुरिस्डिक्शन बार है, हम ये मैटर टेकअप नहीं कर सकते। और एक चीज आप अगर लॉ के स्टूडेंट है दिमाग में बैठा लीजिए, व्हेन अ कोर्ट passes any order without the jurisdiction, then in case passes any decree without the jurisdiction, the decree is void, the decree is of nullity। इसका मतलब अगर कोर्ट बिना जुरिस्डिक्शन के सिविल कोर्ट कोई डिग्री पास करती है तो उस डिग्री की अहमियत बिल्कुल डस्टबिन के पेपर के जितनी है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। कानून में लिखा हुआ है ये चीज। सेक्शन 58 पे आ जाते हैं। सेक्शन 58 कहता है कि यहां इस कोर्ट के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो भी प्रोसिक्यूशन किया है, उन्होंने जो भी सूट फाइल किया है, अगर उन्होंने गुड फेथ में किया है तो आप उनके खिलाफ कोई केस नहीं ले सकते, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग आप उनके खिलाफ नहीं ले सकते। उन्होंने जो भी एक्शन लिया है सरकार की परमिशन से लिया है, उन्होंने जो भी एक्शन लिया है सरकार के साथ लिया है, सरकार ने उन्हें ऑर्डर दिया था इसीलिए लिया है। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 59। सेक्शन 59 कहता है कि अगर मान लीजिए क्लेम फाइल किया गया है, किस पर्पस के लिए, कि अभी तक रेमुनरेशन नहीं पे किया गया, रेमुनरेशन की नॉन पेमेंट हुई है, ठीक है, या फिर बोनस नहीं पे किया गया, या फिर कम वेजेस पे किए गए हैं। अगर मान लीजिए कम वेजेस पे किए गए हैं तो उस केस के अंदर एक चीज ध्यान रखना कि जो बर्डन है प्रूफ करने का, अब यहां पे ध्यान रखना ये मैं एविडेंस की बात कर रहा हूं, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा हूं। बर्डन ऑफ प्रूफ आपका एम्प्लॉय पे नहीं है, एम्प्लॉयर पे है। इसका मतलब एम्प्लॉयर को यह प्रूव करना पड़ेगा कि साहब मैंने तो पैसा दे दिया, एम्प्लॉयर को यह प्रूव करना पड़ेगा कि साहब मैंने तो बोनस पे कर दिया, एम्प्लॉयर को प्रूव करना पड़ेगा साहब मैंने मिनिमम वेजेस में जितना पैसा बनता था इस बंदे का मैंने उतना ही पैसा दिया, उससे 1 रुपया कम नहीं दिया। तो ध्यान रखना सेक्शन 59 टॉक्स अबाउट द एविडेंस, सेक्शन 59 टॉक्स अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ, कि अगर मान लीजिए रेमुनरेशन की नॉन पेमेंट का डिस्प्यूट है, अगर मान लीजिए बोनस की नॉन पेमेंट का रिड्यूस है, अगर मान लीजिए डिस्प्यूट है, अगर मान लीजिए लेस पेमेंट ऑफ वेजेस का डिस्प्यूट है, तो उस केस में एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू प्रूव that my amount has not been paid. It is the duty, it is the onus upon the employer that he has to prove that the amount has been duly paid according to this act. तो ये चीज सेक्शन 59 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है। दूसरी चीज, आप सेक्शन 60 पे चलते हैं। छोटे छोटे सेक्शन आपका कानून खत्म हो चुका ऑलमोस्ट। सेक्शन 60 कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया जा रहा है इस वाले कानून के अंदर, जो जिसमें एम्प्लॉय ने अपना राइट रिलिंक्विश कर दिया है, जिसमें एम्प्लॉय ने अपना राइट रिलिंक्विश कर दिया है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर उससे एम्प्लॉयर की लायबिलिटी रिड्यूस होती है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय को 15,000 रुपए मिनिमम वेजेस मिलते हैं, एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रैक्ट बना के लिख दिया नहीं साहब मैं तो आपसे 12,000 रुपए लूंगा। भाई कानूनी 15,000 तुझे मिल रहे हैं, तू कॉन्ट्रैक्ट बना के भी उसको कम नहीं कर सकता। एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका राइट है ना, जो आपका संवैधानिक अधिकार है, अगर आपको मिनिमम वेज मिल रहे हैं 15,000 तो आप कॉन्ट्रैक्ट बना के भी उसको 12,000 नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर ऐसी को चला के नहीं कर सकता। और उस केस में अगर ऐसा कोई सेटलमेंट हुआ भी है, उस केस में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ भी है, तो उस एग्रीमेंट की वैल्यू नहीं है। सेक्शन 60 क्लियरली कहता है दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट, दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट
shall be null, that particular contract shall be void as far as it is concerned with the reducing of the liability of any person to pay that particular amount under this code. इसका मतलब कि अगर उस एग्रीमेंट से एम्प्लॉयर की लायबिलिटी, जो एम्प्लॉयर की कंपल्सरी लायबिलिटी है, वो रिड्यूस होती है, तो उस एग्रीमेंट की, उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी अहमियत नहीं है। दूसरी चीज कि आप 61 सेक्शन के अंदर, 61 सेक्शन कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट भी है तो भी इस कानून के प्रोविजन अप्लाई होंगे एग्रीमेंट्स के ऊपर। ध्यान रखना, इस कानून के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 62 की तरफ। सेक्शन 62 कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को पावर ग्रांट कर सकती है। ये तो आपको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। कानून आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अब आपका इसमें लास्ट के 2-3 सेक्शन बचे हुए हैं, वो उन सेक्शंस का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो बस मैं सेक्शन 69 करा देता हूं। सेक्शन 69 क्यों करा देता हूं, इंपॉर्टेंट है, लास्ट सेक्शन है, बस इसमें 4-5 सेक्शन है, आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 69 में इसलिए करा रहा हूं आपको क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा है सेक्शन 69 में कि 4 कानूनों को रिपील कर दिया गया है। लास्ट सेक्शन, सेक्शन 69 करा देता हूं। 4 कानून, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इन चारों कानूनों को रिपील कर दिया गया है। रिपील का मतलब खत्म कर दिया गया है, फिनिश कर दिया गया है। मगर सवाल आता है कि मान लीजिए कोई ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है इन कानूनों के अंदर, ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है, तो क्या वो प्रोसीडिंग भी नल हो जाएगी? नहीं, वो प्रोसीडिंग वैलिड रहेगी। अगर मान लीजिए पुराने कानून के अंदर कोई नोटिफिकेशन, को नॉमिनेशन, को अपॉइंटमेंट, को डायरेक्शन दिया गया है, तो उसको माना जाएगा कि भैया वो कोई एकदम वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये सेक्शन 69 मैंने आपको बताया। तो आपका कोड ऑन वेजेस 2019 खत्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच। अगली लेबर लॉ की नई वीडियो, हम नया कानून शुरू करेंगे, और प्लीज गाइस मेरी वीडियोस देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। और कोड ऑन वेजेस का आई गारंटी यू, मैंने बार-बार ये बात कही है कि पूरे के पूरे YouTube के इकोसिस्टम में नोबडी हैज मेड सच एक्सटेंसिव कंटेंट ऑन कोड ऑन वेजेस अभी तक। 1 घंटे की बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जिसमें आपको डिफरेंस बिटवीन क्या नया आया है ये बता दिया। बट ये जो मैंने आपका कंटेंट बनाया है, पूरा कंटेंट ऑलमोस्ट 5 आवर्स का कंटेंट मैंने बनाया और एक-एक सेक्शन आपके साथ डिस्कस किया इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच।